हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया। काफ़ी सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बात की। अब जो आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे, इट इज़ रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। ठीक है। जो इनपुट्स हम मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमें कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कुछ रेमिशन मिलते हैं। तो वो एग्जेम्पशन और रेमिशन स्कीम्स में क्या क्या अवेलेबल है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेन इंटेंशन ये है कि अगर आप कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं इंडिया से मैन्युफैक्चर करके, और उन गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें इनपुट के तौर पे कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, जो रॉ मटेरियल आपको कहीं से इंपोर्ट करके मंगवाना पड़ेगा। मतलब रॉ मटेरियल पहले इंपोर्ट करेंगे, उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम पहले इंपोर्ट करके उस पर ड्यूटी भर रहे हैं और फिर बाद में उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसपे जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी तो रेयरली बहुत कम गुड्स पे ही है, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर ड्यूटी होती नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी आपने भरी है वो कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट का पार्ट बन गया, और उसका कोई सेट ऑफ, जैसे आईटीसी मिलता है जीएसटी में, वैसे तो आपको मिलेगा नहीं। तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आप प्राइस बढ़ा दोगे तो जो एक्सपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे। तो हम कॉम्पीट कैसे करेंगे वर्ल्ड लेवल पे? तो गवर्नमेंट ने बोला एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज बट डू नॉट एक्सपोर्ट टैक्सेस। दैट इज द मेन इंटेंशन। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स प्रोवाइड की गई। एक एक करके हम बात करेंगे। पहले ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज रिगार्डिंग द ड्यूटी रेमिशन स्कीम। तो ड्यूटी एग्जेम्पशन में दो स्कीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो जो पहला पार्ट है ड्यूटी एग्जेम्पशन, उसमें दो स्कीम्स अवेलेबल है। पहली है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और दूसरी है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। ठीक है। तो एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है पहले हम इस पे बात कर लेते हैं और फिर आगे के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो ड्यूटी एग्जेम्पशन अवेलेबल हैं उसमें जो सबसे पहला पार्ट है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये आपको कुछ पर्टिकुलर गुड्स को एज एन इम्पोर्ट अलाउ करता है, एज एन इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स। ये आपको अलाउ करता है कि आप इनपुट के नाम पे कुछ पर्टिकुलर गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग इम्पोर्ट ड्यूटी। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। आप उसके इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, द एडवांस ऑथराइजेशन आर इशूड टू अलाउ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आफ्टर मेकिंग नॉर्मल अलाउंस फॉर वेस्टेज। तो जितना भी आप यहाँ पे मंगवा रहे हैं इम्पोर्ट पे गुड्स, उसका आप क्या करने वाले हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने के बाद मेन इंटेंशन क्या है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करके जो बनेगा फिनिश प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट करना है। इन एडिशन फ्यूल, ऑयल, एनर्जी कैटलिस्ट एटसेट्रा विच आर कंज्यूम्ड इन द कोर्स ऑफ देयर यूज टू ऑब्टेन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब स्पेयर्स, जो मेन रॉ मटेरियल आपने मंगवाया उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कैटलिस्ट की तरह, फ्यूल की तरह, ऑयल की तरह काम करती हैं, तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसके साथ साथ ही। सेम कैटेगरी में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वहाँ पे भी आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। द रॉ मटेरियल इनपुट आर अलाउड ड्यूटी फ्री एज पर द क्वांटिटी विच इज स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म एज नोटिफाइड बाय द डीजीएफटी। तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। अभी एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका क्या करने वाले हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करोगे। तो पता है एक इनपुट आउटपुट रेशियो होता है मैन्युफैक्चरिंग में कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी बनानी है तो उसके अंदर इतना इनपुट लगने वाला है, और आप बोल रहे हो कि हम इतना रॉ मटेरियल इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सामने उतना गुड्स एक्सपोर्ट करना है, तो वो रेशियो तो मैच होना चाहिए ना। तो इन्होंने ये किया हुआ है कि एक नॉर्म्स बना दी। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बोला जाता है उसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो बोला जाता है। तो SION बोला जाता है, SIN बोला जाता है शॉर्ट में। तो SION के अंदर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों को कि अगर ये गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं या मैन्युफैक्चर करने हैं तो उसमें इनपुट के नाम पे ये रॉ मटेरियल इतनी क्वांटिटी में लगेगा। जैसे नहीं होता कि 1 kg ऑफ यूनिट आउटपुट बनाना है तो उसमें 400 ग्राम्स ये चाहिए, 600 ग्राम्स वो चाहिए, 250 ग्राम्स ये चाहिए। उस तरीके से जो हम स्कीम की बात करते हैं ना, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट का जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है, वो स्टैंडर्ड रेशियो
अवेलेबल होना चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशन है जो यहाँ पे बोला, एंड शुड बी नोटिफाइड बाय DGFT, ठीक है। इसके बाद बोला दूसरा ऑप्शन ये भी है, एज पर द सेल्फ डिक्लेयर्ड नॉर्म्स ऑफ द एक्सपोर्टर इन द टर्म्स ऑफ FTP। आप खुद भी चाहें तो अपने नॉर्म्स डिक्लेयर कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स अवेलेबल हो तो अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने ये भी अलाउ कर दिया कि आपके खुद के सेल्फ डिक्लेयर्ड नॉर्म्स भी चलेंगे। एप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, पहले से आप नॉर्म्स फिक्स करवा लें। आप DGFT को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई SION तो है नहीं, हमें नॉर्म्स फिक्स करने आते नहीं हैं, आप ही फिक्स करके दे दो, जो बोलोगे मान लेंगे, तो वो भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम, सेल्फ रेटिफिकेशन का मतलब अपनी गलती को बाद में भी सुधारा जा सकता है, तो एक बार आप अप्लाई कर दो, कुछ चेंज करना होगा तो बाद में चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। द एडवांस ऑथराइजेशंस आर नॉट इशूड फॉर सम स्पेसिफाइड आइटम्स, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, सीरियल्स है, स्पाइसेस है, हनी है, एटसेट्रा है। कुछ चीज़ों में एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलता है आपको, तो फिर आपको दूसरे वेज में इंपोर्ट ड्यूटी या तो भर के रिफंड लेनी पड़ेगी या दूसरी कोई स्कीम के अंदर उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। एडवांस ऑथराइजेशन आर इशूड फॉर द फॉलोइंग फिजिकल एक्सपोर्ट्स, एक्चुअल एक्सपोर्ट आप करने वाले, अच्छा सेज को बेच रहे हैं ना तो भी वो एक्सपोर्ट ही माना गया है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स वही हो गए। इंटरमीडिएट सप्लाईज, ठीक है, इंटरमीडिएट सप्लाईज मतलब आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं, वो आगे एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हो सकती है। इसमें टर्म आता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, उसके बारे में बात होगी। तो जो गुड्स आप किसी को आगे बेच रहे हैं ना वो एक्सपोर्ट होने ही वाले हैं, आगे जाके वो उसको सेकेंड स्टेज पे एक्सपोर्ट ही करने वाला है, तो वो भी चलेगा। इसके बाद बोला है सप्लाई ऑफ द स्टोर्स ऑन बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट देयर इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म फॉर सच गुड्स। अगेन यहाँ पे जो गुड्स हैं वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना भैया, कि उसको बेच नहीं रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो गुड्स को एज अ स्टोर्स फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट जो है उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं और वो वहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं, और उन गुड्स का भी एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स का रेशियो है। तो पता चल सकता है कि जो आउटपुट में जा रहा है उसमें इनपुट कितना लगा होगा और उस हिसाब से कितना एडवांस ऑथराइजेशन दिया जा सकता है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दीज आर ऑल्सो इशूड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर एज एन एक्सपोर्टर, जैसे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है और उसने बोला भाई मैं इस साल इतना एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा हूँ क्योंकि इतने ऑर्डर्स मेरे पास हैं, तो उस हिसाब से इतना इम्पोर्ट तो होने ही वाला है, तो आप मुझे ये कंसाइनमेंट वाइज बेनिफिट दें। इससे अच्छा है कि एक ही बारी में पूरा मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑथराइजेशन दे दें और मैं इंपोर्ट करता जाऊंगा, एंड अप टू दैट एक्सटेंट मुझे कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना देनी पड़े, ऐसा कुछ अरेंजमेंट आप कर दो, तो बार बार एप्लीकेशन करना, बार बार अप्लाई करना, ऐसा झंझट नहीं रहेगा, थोड़ा काम मेरा ईजी हो जाएगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि एडवांस ऑथराइजेशन जो है वो एनुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो इशूड ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ये हमने देख लिया कि ये एनुअल रिक्वायरमेंट की बात हो रही थी। इसके बाद बोल रहे हैं द एडवांस ऑथराइजेशन आर इशूड ऑन द प्री एक्सपोर्ट और पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द FTP। आप एक्सपोर्ट करने से पहले भी ऑथराइजेशन ले सकते हैं, एक बार अगर आप एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप ऑथराइजेशन ले सकते हैं, तो वो आगे के लिए आपको काम आएगा, ऐसा भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स। द एडवांस ऑथराइजेशन आर इशूड ईदर टू अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। अब देखो ये होता क्या है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर वर्ड से ही पता चल रहा है वो बंदा जो खुद गुड्स बनाता भी है और बेचता भी, एक्सपोर्ट भी करता है। मतलब मैं ही गुड्स बनाता हूँ मेरी फैक्ट्री पे और मैं ही उसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो पूरा बिजनेस मेरे हाथ में है। ऑन दी अदर हैंड अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो जो सिर्फ मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है वो गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होता है, वो सिर्फ एक्सपोर्टर होता है, तो वो किसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेके फिर आगे उसको जो है एक्सपोर्ट करता है, वो बात हम कर रहे थे। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो या आप सिर्फ मर्चेंट एक्सपोर्टर हो जिसका किसी मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप जैसा होगा जिससे आप गुड्स लेके आगे एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोनों में से कोई भी हो, एडवांस ऑथराइजेशन दोनों के लिए अवेलेबल है। द एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर is required to fulfill the export obligation by exporting a specified quantity or specified value of the resultant product। तो ऑब्वियस है एडवांस ऑथराइजेशन आपको उस कमिटमेंट पे दिया है कि आप अभी जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी इंपोर्ट के नाम पे, वो इसीलिए ताकि जब गुड्स को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उतने इनपुट जो आया था वो तो सारा बाहर चला ही जाएगा, मतलब जितना भी यहाँ पे इंपोर्ट किया था वो सब मैन्युफैक्चर होकर बाहर जाएगा, तो इसलिए हम आपसे भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ले रहे क्योंकि ये गुड्स कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो जाने वाले। तो आपको ये शो तो करना पड़ेगा ना बाद में इन फ्यूचर के, हाँ जितना मैंने इंपोर्ट किया था
उस इंटेंशन से कि मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा, वो एक्चुअली में मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्सपोर्ट किया है, कैसे पता चलेगा? एक्सपोर्ट क्वांटिटी और एक्सपोर्ट वैल्यू उसी से मालूम पड़ेगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जो आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फुलफिल करनी होगी, जो आगे अभी हम इसमें देखने वाले हैं। फिर ये भी बोला है कि जिस अमाउंट मतलब जिस वैल्यू पे आप गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे वो प्राइस भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पे डीजीएफटी ने एफटीडीआर एक्ट में डिफाइन किया। और उन्होंने बोला कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का फायदा जो कोई ले रहा है उसको मिनिमम वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा 15% इन जनरल। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू थी जो उसमें यूज हो रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में, सपोज 1 लाख रुपए के, तो जब आप एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे तो कम से कम 1,15,000 तो होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम वैल्यू एडिशन। ये हमने कस्टम्स में पढ़ा था। टी के केस में 50% बोला है, और भी गुड्स हैं जिनमें 15% से कम भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो सबके लिए अलग अलग रेट्स हैं। वैल्यू एडिशन फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी आर सेपरेटली नोटिफाइड। जेम्स और ज्वेलरी के लिए वैल्यूएशन का तरीका अलग है। अब ये कैसे गिनते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एडिशन, उसके बारे में कुछ फॉर्मूला दे रखा है, देख लेते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए बोला है a माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100, वो परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो a का मतलब है FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला लग रहा है, कुछ खास नहीं है। FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट रियलाइज्ड माइनस बी में क्या बोला है, CIF वैल्यू ऑफ इनपुट्स, वो इन आउट्स नहीं एक्चुअली इनपुट्स है, विच आर कवर्ड बाई ऑथराइजेशन। मतलब वही हो गया जितने जितने के गुड्स गए, सपोज मैंने 1,20,000 में एक्सपोर्ट किए, 1 लाख रुपए में मैंने मंगवाए, तो डिफरेंस 20,000 हो गया। तो आपको 20,000 जो है वो बी पे लेना है, मतलब इनपुट की वैल्यू पे। तो इन शॉर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इम्पोर्ट वैल्यू अपॉन इम्पोर्ट वैल्यू इंटू 100, इतना ही करना है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अपॉन इम्पोर्ट इंटू 100। अब जब एक्सपोर्ट करोगे तो FOB देखना है, इम्पोर्ट करोगे तो CIF देखना है। ये क्लैरिफाई किया, ये सब हमने कस्टम्स में पढ़ा था, तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। द एडवांस ऑथराइजेशन एंड और मटीरियल्स इम्पोर्टेड देयर अंडर आर नॉट ट्रांसफरेबल इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। यूजुअली ये होता है, एडवांस ऑथराइजेशन क्या है, एक लाइसेंस है ना, तो एक्सपोर्ट कर दिया आपने, सपोज जिस चीज़ के लिए लाइसेंस लिया था एक्सपोर्ट कर दिया, अब वो लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? जैसे एक परमिशन है या एक इंटेंजिबल असेट है, उस तरीके से ट्रांसफरेबल है या नहीं? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि एडवांस ऑथराइजेशन जो है, इवन आपका अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन खत्म भी हो गया है तो ये चीज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, ये किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती, ऐसे बोला है। The advance authorization holder is required to file a bond with 100% बैंक गारंटी। देखो यहाँ पे ना ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपको एडवांस में परमिशन मिल गई है कि इंपोर्ट करो, उसके ऊपर जो है कोई ड्यूटी मत पे करो चलेगा, और फिर बाद में एक्सपोर्ट कर देना, हम भरोसा करके आपको अलाउ कर रहे हैं। अगर आपने उतना एक्सपोर्ट नहीं किया तो ठीक है, तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपसे बैंक गारंटी मांगी जा सकती है कि जितने के गुड्स आपने इंपोर्ट किए और उस पर जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती थी और जो आपसे नहीं ली इस स्कीम की वजह से, उतने अमाउंट की गारंटी दे दो, ठीक है, ताकि आप बाद में अगर एक्सपोर्ट्स ना करो या ना कर पाओ तो हम आपसे इंपोर्ट ड्यूटी रिकवर कर सकें विद इंटरेस्ट। और अगर आप पे नहीं कर पाए तो बैंक गारंटी है तो हम बैंक से रिकवर कर पाए, तो वो अपनी रिकवरी को थोड़ा जो है फिक्स कर रहे हैं, मतलब इंश्योर कर रहे हैं कि बाद में प्रॉब्लम ना आए, तो ये हो सकता है। अच्छा, फिर ये भी बोल दिया कि 100% बैंक गारंटी हर किसी से नहीं मांगते, आपको इसमें एग्जेम्पशन भी मिल सकता है, ये तो हर जगह पॉसिबल होता ही है। द एडवांस ऑथराइजेशन नॉर्मली हैव अ स्पेसिफाइड वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू विद सर्टेन एक्सेप्शंस एज पर द FTP। एडवांस ऑथराइजेशन की भी एक डेडलाइन होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर रिन्यू कराना पड़ेगा। द रेलेवेंट DGFT अथॉरिटी हु इशूज द ऑथराइजेशन is competent to grant revalidation or grant extension of the export obligation period beyond the prescribed period। ये आगे अभी आने ही वाला है, जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड है वो कितना है, मतलब कितने टाइम में आपको एक्सपोर्ट्स कंप्लीट कर देने पड़ेंगे। तो उस ड्यूरेशन में अगर कुछ आपको टाइम लिमिट में एक्सटेंशन देना है, दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये एक स्कीम है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन, ये भी ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम का ही हिस्सा है। जो मैंने आपको बोला कि FTP में ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम है, ड्यूटी रेमिशन स्कीम है। एग्जेम्पशन में फर्दर 2 क्लासिफिकेशन, एडवांस ऑथोराइजेशन और दूसरा है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन। तो ये दोनों स्कीम्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और वो कंपेरिजन हम देखेंगे। जैसे एडवांस ऑथोराइजेशन आप पहले से ले सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन जो है दैट इज द पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस, इट इज ग्रांटेड ऑन द पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस।
और इसमें ये बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू एडिशन आपको दिखाना पड़ता है 20%, और वहाँ पे था 15%, 50%, अदरवाइज यहाँ पे 20% बोला है। एक बार आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहें तो ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एडवांस ऑथोराइजेशन में था ना कि ट्रांसफरेबल नहीं है, तो वैसे ही ये यहाँ पे ट्रांसफरेबल है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। The DFIA authorizations are issued only for products for which SION have been notified. वहाँ पे था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आप खुद डिफाइन कर लो, करवा लो, स्टैंडर्ड ऑलरेडी है वो यूज कर लो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी थी, पर इसमें नहीं, ठीक है। DFIA आर एग्जेम्प्टेड ओनली फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो DFIA ऑथोराइजेशन अगर आपको मिलता है तो उसमें जो BCD लगती है ना, उससे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, बाकी की ड्यूटीज देनी पड़ती है। और दूसरा, ऊपर वाले पॉइंट में भी प्रोविजो में यही बोला था कि अगर आपने ऑथोराइजेशन जो है वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या उस चीज़ को वैलिड रखा है कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो भी इन दैट केस वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी और जो है हमने ACD और CVD नहीं पढ़ा था, तो वो तो आपको देनी पड़ेगी घुमा फिरा के। ओवरऑल अगर हम बात करें तो DFIA में सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसका आपको एग्जेम्पशन मिलता है, बाकी की ड्यूटीज आपको पे करनी पड़ती है। पे करेंगे तो बाद में फिर रिफंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, बट पहली बार इंपोर्ट के टाइम पे तो पे करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ रिपीट हैं, तो मैं उस पर वापस नहीं जा रहा हूँ। एडवांस ऑथोराइजेशन क्या है, उसको ऐसा क्यों बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि बेनिफिट जो है आपको ड्यूटी फ्री इनपुट्स का पहले ही मिल जाता है बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, लेकिन DFIA में ऐसा नहीं होता है। अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, इज द स्कीम अवेलेबल फॉर ऑल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड? नो, वो हमने देखा ही था। SION अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन करके करवा सकते हैं, बट इन जनरल तो अलाउड नहीं होता। व्हाट इज SION, उस पर हमने बात की। व्हाट आर द गुड्स नॉट एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट? तो प्रोहिबिटेड गुड्स, एनर्जी और STE वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो स्टेट ट्रेडेड एंटरप्राइजेस वाला, तो वो चीज़ है। व्हाट आर द ड्यूटीज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन? यहाँ पे बोल रहे हैं एडवांस ऑथोराइजेशन के केस में ऑल इम्पोर्ट ड्यूटीज इंक्लूडिंग द एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड द सेफगार्ड ड्यूटी इफ एनी। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर इम्पोर्टेशन? उसके लिए उन्होंने बोला 12 मंथ्स, ठीक है। द गुड्स मस्ट बी इम्पोर्टेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर सप्लाईज अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम इट कैन बी मोर देन 12 मंथ्स। तो नॉर्मली ये बोला है एडवांस ऑथोराइजेशन में कि आपने एक बार ऑथोराइजेशन लिया, उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको इंपोर्ट कर देना है, तो उससे जल्दी एडवांस में आप परमिशन लेके मत बैठ जाना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर बोला फॉर सप्लाईज विच आर अंडर द डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम इट कैन बी मोर देन 12 मंथ्स। तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम की जो बात कर रहे हैं, ये यूजुअली इट इज़ इन केस ऑफ सेज एरिया, तो वहाँ पे आप 12 मंथ्स के बाद भी इंपोर्ट करें तो भी चलेगा, ठीक है। जैसा बोला है हमें मानना है, इसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। आर देयर एनी कंडीशंस अटैच टू द ऑथोराइजेशन? ओके, हमने कंडीशंस के बारे में ऊपर बात कर ली, वैल्यू एडिशन की बात कर ली, कैसे कंप्यूट करते हैं वो भी देख लिया। व्हाट इज द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर द स्कीम? हाँ, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है और उसका मतलब क्या है वो समझाया। भाई एक्सपोर्ट गुड्स जो है वो एलिजिबल गुड्स होने चाहिए, मतलब वो जो शेड्यूल में लिखे हैं उनमें से होने चाहिए। दे शुड बी एक्सपोर्टेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। नॉर्मली उन्होंने बोला है 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथोराइजेशन। अलग अलग सिचुएशन में वो वेरी भी कर सकता है, बट नॉर्मल टाइम लिमिट जो एक्सपोर्ट के लिए आपको मिलती है ऑथोराइजेशन देने से 18 महीने के अंदर अंदर। प्रोहिबिटेड गुड्स अलाउड नहीं है। एक्सपोर्ट गुड्स में भी एक्चुअल एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स टू अनदर एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर। इंटरमीडिएट सप्लाई मैंने बोला था किसी और को बेच दो, वो आगे एक्सपोर्ट कर देगा। एक्चुअल एक्सपोर्ट्स इंक्लूड सप्लाईज टू सेज ऑल्सो। ये सब हमने पॉइंट्स ऊपर देख लिए। डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स बोले जो मैं आपको समझाता जा रहा था, साथ साथ में इन्होंने लिखे दिए हुए। तो एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन जब पूछेंगे आपको पूरे सेंटेंसेस लिखने होंगे, आपके लिए 4 to 5 मार्क्स का आंसर है, तो थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको ये एक स्कीम जो है वो पूरी समझ में आ गई होगी, दैट इज़ एडवांस ऑथोराइजेशन। और उसके बाद जो दूसरा हमने देखा दैट इज़ DFIA, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन। अब ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स है भी नहीं और उन्होंने दी भी नहीं है। जितनी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है ना उतनी ही अवेलेबल है, मॉड्यूल का ही पार्ट है ये, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे तो चलेगा। मेन स्कीम एडवांस ऑथोराइजेशन है। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन अगर आता भी है तो आपको इतना ही कंटेंट लिखना है जितना उन्होंने बोला,
ज़्यादा से ज़्यादा आप डिफरेंस बिटवीन बता सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ बात हो भी नहीं पाएगी। भाई वो पोस्ट एक्सपोर्ट वाली स्कीम है, आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल होता है, उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन देना होता है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन क्लेम करने के लिए। तो जब तक आपने एक बार एक्सपोर्ट नहीं किया होगा, ठीक है, तब तक आप इस तरीके का ऑथोराइजेशन नहीं मांग सकते। लेकिन एडवांस ऑथोराइजेशन में तो पहली ही बार में, बिफोर एक्सपोर्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन गो फॉर एडवांस ऑथोराइजेशन, दैट इज ऑल्सो अलाउड। इवन आप बाद में भी मांगना चाहें तो भी आप मांग सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है, और बाकी की जो दूसरी स्कीम है DFIA वाली, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने नहीं समझाया, ठीक है। तो यहाँ तक एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इस लेक्चर में मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज आगे नेक्स्ट दूसरी स्कीम है, दैट इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम, जहाँ पे कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट इसलिए किया जाता है ड्यूटी फ्री, क्योंकि हम उससे जो गुड्स बनाएंगे वो फिर एक्सपोर्ट होने वाले हैं। तो वो पूरा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्कीम है। अब उसमें भी उसके अलग अलग जो भी टेक्निकलिटीज होंगी वो वहाँ पे देखेंगे, तो मैं इसको मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक बार पहले ये जो एक कैटेगरी थी उसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।